दूसरा लेसन है राज्य एवं राष्ट्र की आय। एक लेसन समाप्त हो गया है और दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं। दूसरा लेसन का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस लेसन में पहला जो क्वेश्चन है वह है कि आय क्या है, आय किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम कोई काम करते हैं, काम या तो शारीरिक रूप से करेंगे या मानसिक रूप से करेंगे, या तो शरीर के द्वारा, जैसे मजदूर लोग काम करता है, मजदूरा है जो शारीरिक रूप से काम करता है, काम करने के बाद उसको परिश्रम का फल मिलता है, पारिश्रमिक फल कहते हैं। लेकिन कुछ मानसिक कार्य होता है, जैसे हम कर रहे हैं मानसिक कार्य है। आप बहुत जगहों पर जाएंगे, ऑफिस में कहीं जाएंगे तो वहाँ लोग मानसिक रूप से काम कर रहे हैं। तो चाहे वह शारीरिक काम हो या मानसिक काम हो, जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है, मानसिक या शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य रहे या शारीरिक कार्य, जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है और उसके बदले जो पारिश्रमिक फल प्राप्त होता है उसी को आय कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक काम करे, कोई काम करे, मानसिक रूप से काम करे या शारीरिक रूप से काम करे, और अगर काम करेगा तो उसको पारिश्रमिक फल प्राप्त होगा, तो वही जो पारिश्रमिक फल प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब आय में क्या जुटा हुआ है, राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्र से मतलब है इसको, पूरे देश के अंदर एक वर्ष में जितना इनकम होगा वह राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो जब कोई राष्ट्र या किसी राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में जितना वस्तु, जैसे एक देश है, भारत देश है, तो भारत के अंदर लोग काम कर रहे हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं, वस्तु का उत्पादन हो रहा है, खरीद हो रहा है, बिक्री हो रहा है, तो सारे लोगों का जो इनकम होता है जुट जाता है, क्योंकि वह देश के अंदर ही जुटेगा। जो लोगों का इनकम है वही तो देश का इनकम है। सारे लोगों का इनकम जो होगा, आय होगा, वह जुटेगा, और जुटने के बाद देखा जाता है कि एक वर्ष में देश के अंदर कितना इनकम हो रहा है, तो वही जो आय होता है, कौन आय होता है, राष्ट्रीय आय। तो किसी राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में जितना वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है, जितना वस्तु एवं सेवा उत्पन्न हुआ और उसके मूल्य को मापा जाता है, तो किसी राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में जितना वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह होता है जो पूरे राष्ट्र का, देश का आय है, और यह है जो केवल एक व्यक्ति का आय होता है। अगर काम कर रहा है तो वह व्यक्ति को शाम में जो पैसा मिला या महीने पर मंथली जो पैसा मिला वह उसका आय हुआ, लेकिन वही आय जब पूरे देश के लोगों का जुट जाता है तो वह राष्ट्रीय आय हो जाता है। जो राष्ट्रीय आय क्या है, एक राष्ट्र के अंदर का आय है और यह व्यक्ति का आय है। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय। जैसे प्रति व्यक्ति आय होता है कि देश के अंदर बहुत से लोग हैं जो काम न भी करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय हर व्यक्ति पर जुटता है। जो व्यक्ति काम किया उसका इनकम सारा जुट गया, जुटने के बाद उसको कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। तो भाग देंगे तो जितना देश का आबादी रहता है हर मानव पर वह बढ़ जाता है। तो काम करे या ना करे, लेकिन प्रति व्यक्ति आय प्रत्येक व्यक्ति पर जुटता है कि हमारे देश के अंदर एक व्यक्ति पर कितना, हम देखेंगे कि इस एक साल में एक व्यक्ति है जो कितना उस पर पड़ रहा है, कितना इनकम है उसके पास, कितना वो काम कर रहा है, काम करे या ना करे। लेकिन काम करे या ना करे, जो काम कर रहा है उसी के पैसा को जमा करके और पूरा में बांटा जाता है और उसके बाद निकाला जाता है कि एक व्यक्ति पर कितना है। यह आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में अंतर है। इसमें है कि काम करेगा पैसा मिलेगा, लेकिन इसमें है कि राष्ट्रीय आय जितना जमा हुआ टोटल राष्ट्र के अंदर एक साल में जितना जमा हुआ उसमें कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। तो भाग देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का निकलेगा, जो काम कर रहा है उसका भी है, जो काम नहीं कर रहा उसका भी। तो इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है कि एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कितना पड़ रहा है। तो यह है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है तो उसके बदले जो पारिश्रमिक फल प्राप्त होता है उसको आय कहते हैं। और किसी राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में जितना वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्यांकन होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है कि कुल राष्ट्रीय आय में, जो राष्ट्रीय आय है देश के अंदर का कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देंगे। कुल जनसंख्या जितना देश का आबादी है
कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। तो भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो मूल्य प्राप्त होता है, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसी देश के राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसके बाद है आगे का क्वेश्चन है कि जीडीपी क्या है? जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में होता है, जैसे एक व्यक्ति है जो अपने गांव में रह रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह अपने गांव में ही काम करेगा, दूसरा जगह भी काम करने जाएगा, कमा सकता है, वह पैसे की प्राप्ति करेगा। तो एक व्यक्ति अपने गांव में काम नहीं कर सकता है। अपने गांव में यदि काम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वह दूसरे जगह भी जाकर काम कर सकता है। लेकिन जीडीपी में क्या होता है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है कि कोई भी राष्ट्र अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जितना लोग अपने राष्ट्र के अंदर में काम कर रहा है उसके आय को देखा जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वर्ष में जितना वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यांकन करता है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र का मतलब हो कि अपने क्षेत्रफल में रहकर ही आसपास भी लोग, जैसे दूसरे देश में पड़ोसी देश है वहाँ लोग जाकर कमाते हैं, वहाँ से भी पैसा लाते हैं, तो उसको बात नहीं यहाँ किया जा रहा है। जीडीपी में होता है कि अपने देश के अंदर, अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वर्ष में जितना वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्यांकन होता है उसे जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन सकल घरेलू उत्पाद पूछे या जीडीपी पूछे, वही एक ही बात है। जीडीपी शॉर्ट नाम हुआ, इसका पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद होता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो कोई भी राष्ट्र अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंदर में रहकर जितना एक वर्ष में जितना वस्तु एवं सेवाओं का मूल्यांकन करता है उसे जीडीपी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जीएनपी क्या है? जीएनपी, इसका पूरा नाम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसको हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जीएनपी क्या है? तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। इसमें क्या देखा जाता है? जैसे ये मान लिया जाए, ये भारत के अंदर ये समझने के लिए बना लिए हैं। जैसे हम भारत का क्षेत्रफल को दिखा रहे हैं, जैसे भारत है। जीएनपी देखिए कैसे होता है। जीएनपी होता है कि कोई भी राष्ट्र, जैसे यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, यहाँ के कुछ लोग विदेशों में काम कर रहा होगा, यहाँ के कुछ लोग विदेशों में काम कर रहा होगा, और विदेश के कुछ लोग भारत में काम कर रहा होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा कि यहाँ के लोग विदेश में काम कर रहा है और विदेश के लोग कुछ यहाँ से काम कर रहा है। तो जो यहाँ काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, दूसरा जगह वाला लोग यहाँ आया, दूसरा जगह वाला लोग यहाँ आके पैसा कमाया, पैसा कमा के वो तो अपना देश में भेजेगा। उसको तो हम नहीं जोड़ सकते हैं कि वो मेरे देश का पैसा है या मेरे देश में वो पैसा रहेगा, क्योंकि वो विदेश से आया है, कमाएगा, कमा कर वह ले जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ वाला लोग जो दूसरा जगह गया है काम करने, वो कमाएगा और कहाँ भेजेगा? अपने देश में लेकर आएगा। तो उस पैसा पर हमको हक है, लेकिन जो विदेश का लोग है वह मेरे यहाँ काम करेगा और लेकर जाएगा, उस पैसा पर हक नहीं है। तो यह जीएनपी में होता क्या है कि जीएनपी में हुआ क्या कि अगर विदेशों द्वारा, माने विदेश के कोई लोग हैं जो हमारे देश में आकर काम कर रहा है, तो उस पैसा को नहीं जोड़ते हैं, और भारत के लोग अगर विदेश में जाकर काम कर रहा है तो उस पैसा को हम जोड़ेंगे। इसमें है कि भौगोलिक क्षेत्र के अंदर काम होना चाहिए, चाहे कहीं के भी हो, हमारे देश का हो, दूसरे जगह देश का आकर काम कर रहा है, हम देखेंगे कि हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना सेवाओं का मूल्यांकन हो रहा है, यह देखेंगे जीडीपी में। लेकिन जीएनपी में होता है कि कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो दूसरा जगह के लोग आकर काम कर रहा है,
अगल बगल देश के लोग आकर यहाँ काम कर रहा है अपने देश में, और वह पैसा कमा रहा है, पैसा कमाकर अपने देश में भेज रहा है। उसी प्रकार हम लोग के यहाँ देश वाले भी दूसरे देश में काम कर रहा है, और वहाँ काम कर रहा है, पैसा किसका कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, क्योंकि वह पैसा जो भेजेगा यहीं भेजेगा, या लेकर आएगा तो यहीं आएगा। तो उसमें होता है कि हम विदेशों में जो लोग काम कर रहा है उसके पैसा पर हक है हमें, लेकिन हमारे यहाँ जो काम कर रहा है विदेश वाला उसके पैसा पर हक नहीं है। तो जीएनपी में क्या करते हैं कि जब जीडीपी में क्या किया जाता है कि विदेशों द्वारा भारत से अर्जित किए गए धन को घटा दिया जाता है। विदेशों द्वारा, जो विदेश के लोग हैं, भारत से पैसा कमाया, पैसा प्राप्त किया, अर्जित किया, तो जीडीपी में क्या करते हैं कि विदेशों द्वारा, जो विदेशी लोग हैं भारत में आकर पैसा कमा रहा है, तो जीडीपी में विदेशों द्वारा भारत से अर्जित किए गए धन को घटा देते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कोई हक नहीं है। तो विदेशों द्वारा भारत से अर्जित किए गए धन को क्या कर दिए, घटा दिए, और भारत द्वारा विदेशों से अर्जित किए गए धन को जोड़ देते हैं। भारत द्वारा विदेशों से अर्जित किया गया, यहाँ के लोग विदेश गया, विदेश पैसा कमाया, वो पैसा लेकर कहाँ आया, यहाँ आया, तो उसको हम जोड़ देंगे। लेकिन विदेश वाला यहाँ आया, यहाँ से पैसा वहाँ भेजा, उसको हम घटा देंगे। तो जब जीडीपी में विदेशों द्वारा भारत से अर्जित किए गए धन को घटा देते हैं और भारत द्वारा विदेशों से अर्जित किए गए धन को जोड़ देते हैं, और इसके बाद जो मौद्रिक स्थिति प्राप्त होता है उसको कहा जाता है जीएनपी। जैसे जीडीपी है, जीडीपी में हम क्या करेंगे, जीडीपी जब जीडीपी में विदेशों द्वारा भारत से अर्जित किए गए धन को घटा देते हैं, और भारत द्वारा विदेशों से अर्जित, माने विदेश से पैसा आ रहा है उसको हम जोड़ देंगे, और विदेश में पैसा जा रहा है दूसरे देश के द्वारा भारत से जा रहा है तो इसको घटा देते हैं। विदेश से आ रहा है जोड़ देते हैं, भारत से जा रहा है घटा देते हैं, और उसके बाद टोटल कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जो मूल्य प्राप्त होगा वह कहलाता है जीएनपी। क्या कहलाता है, जीएनपी। तो जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, दोनों में अंतर है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, कौन कमा रहा है इससे मतलब नहीं है, अपने क्षेत्र के अंदर सिर्फ देखना है कि कितना इनकम हो रहा है, तो जीडीपी है। जीएनपी है कि जब जीडीपी में जो भारत में पैसा आया उसको जोड़ दिए, और जो भारत से पैसा गया उसको घटा दिए, तो उसके बाद जो स्थिति प्राप्त हुआ क्या कहलाया, जीएनपी। इसके बाद है एनएनपी। एनएनपी क्या है, एनएनपी होता है कि जितना जीएनपी आया, जोड़ने घटाने के बाद जो मौद्रिक स्थिति प्राप्त हुआ वो जीएनपी आया। अब यहाँ तो कैलकुलेशन साफ हो गया कि कैलकुलेशन जो भारत में आ रहा है जुट गया, भारत से गया घट गया। तो जीएनपी में देश के अंदर जितना खर्च होता है उस खर्च को घटा दिया जाता है। जीएनपी में से देश के अंदर जितना खर्च हो रहा है उस सारे खर्च को घटा देते हैं, उसके बाद जो प्राप्त होता है वह कहलाता है एनएनपी कहलाता है। एनएनपी को कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हुआ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हुआ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो जब जीएनपी में से देश के कुल खर्च को घटा देते हैं, देश में जितना खर्च हो रहा है वह सारे खर्च को घटा देते हैं, और वह घटाने के बाद जो मौद्रिक स्थिति प्राप्त होगा यही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। और यही मूल्य जो होगा देश के तरक्की में काम आएगा, क्योंकि सारा खर्च घट गया है, घटने के बाद ही पैसा बच रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, कमाया खाया और उसके बाद जो बचाया उसको बैंक में जमा कर देते हैं, वही हमारी भविष्य निधि के रूप में होती है। तो यही पैसा जो बचता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, क्योंकि यह सारे खर्च को घटाने के बाद बच रहा है, जितना पैसा बचे यही देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास में सहयोगी होता है, जिसके कारण हम नए नए तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यह हुआ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। इसके बाद है पहला था आय। जब मानसिक या शारीरिक कार्य करते हैं तो पारिश्रमिक फल प्राप्त होता है, आय कहलाता है। किसी राष्ट्र के द्वारा एक वर्ष में जितना वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्यांकन होता है राष्ट्रीय आय कहलाता है। जब देश के राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। इसके बाद जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी।
आगे है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले कि देश में कितना राष्ट्रीय आय है उसका आकलन सबसे पहले 1868 ईस्वी में किया गया था और वह राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। कब किया गया? 1868 ईस्वी में। इन्होंने, अगर सब्जेक्टिव पूछे तो अच्छा से लिखना है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। किस चीज़ के बारे में लिखा गया है इस किताब में? तो राष्ट्रीय आय के आकलन के बारे में। इन्होंने इस किताब में बताया कि राष्ट्रीय आय जो प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय आय का आकलन किया और बताया कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। कितना कम था प्रति व्यक्ति आय? एक साल में एक व्यक्ति पर 20 रुपया पड़ा कि हमारे देश का एक व्यक्ति प्रति वर्ष 20 रुपया कमाता है एक वर्ष में, इतना कम था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उस समय प्रति व्यक्ति आय, भारत के प्रति व्यक्ति आय जो बताया गया वह 20 रुपया बताया गया। कितना रुपया बताया गया? 20 रुपया। इसके बाद आगे है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वह कैलकुलेशन करने की, राष्ट्रीय आय के गणना करने की कौन कौन सी विधि है? राष्ट्रीय आय के गणना की प्रमुख विधियां बताएं। क्वेश्चन यदि लिखना है तो लिख लीजिए कि राष्ट्रीय आय के गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है। कुछ विधि है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय का गणना कर सकते हैं। पहला है आय गणना विधि। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रमुख विधि लिखें। क्वेश्चन अगर लिखना है तो लिख सकते हो कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है। तो आंसर में लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि निम्नलिखित है। पहला है आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि, व्यावसायिक गणना विधि, व्यावसायिक गणना विधि और पांचवा विधि है मूल्य योग गणना विधि। मूल्य योग गणना विधि। यह 5 विधि है। राष्ट्रीय आय के गणना करने की कौन कौन सी विधि है? तो पहला आय गणना विधि, दूसरा उत्पादन गणना विधि,
तीसरा व्यय गणना विधि, चौथा व्यावसायिक गणना विधि, पाँचवा मूल्य योग गणना विधि। यह 5 विधि है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। यह 5 विधि राष्ट्रीय आय के आकलन करने में मदद करती है और यही विधि है जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय आय के आकलन करने की 5 विधि है। एक आगे का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के बाद जो सेकंड लेसन है इसका ख़त्म हो जाएगा। अगर इतना कंप्लीट है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो राष्ट्रीय आय का आकलन, क्योंकि 1868 में जब दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया तो उस टाइम तो भारत स्वतंत्र नहीं था। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय आय के आकलन के बारे में क्या सोचा गया और क्या कोई बैठक हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने 1949 ईस्वी में 1949 में स्वतंत्रता के बाद भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद 1949 ईस्वी में व्यक्ति थे जिनका नाम था पीसी महालनोबिस। 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का बैठक किया गया। किसकी अध्यक्षता? स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रीय आय समिति का बैठक हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। कब? 1949 ईस्वी में। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आय का आकलन करना। जो 1949 में बैठक हुआ उसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आय का आकलन करना कि राष्ट्रीय आय कितना है। और इस समिति के बाद 1951 ईस्वी में रिपोर्ट जारी हुआ। किसके बारे में? राष्ट्रीय आय के बारे में। 1951 ईस्वी में एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें बताया गया कि भारत का राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़। भारत का राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा बताया गया। 246 रुपया 90 पैसा। और यही प्रति व्यक्ति आय 1868 ईस्वी में 20 रुपया बताया गया था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में कितना बताया कि प्रति व्यक्ति आय भारत का 20 रुपया है। कब? 1868 में। लेकिन वही स्वतंत्रता के बाद 1949 में लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का बैठक किया, जिसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस हैं। और 1951 ईस्वी में एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें भारत का कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 246 रुपया 90 पैसा बताया गया। तो इतना था जो सेकंड लेसन था राज्य एवं राष्ट्र की आय, इतना था इसमें। इसके बाद सेकंड लेसन समाप्त है और अगले क्लास में तीसरा लेसन की शुरुआत करेंगे।